हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है सुशील कुमार पाल और आप देख रहे हैं ग्रेड 9 के एडवांस साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है पहला चैप्टर, क्योंकि एज पर एनसीईआरटी ने एक्चुअली में 2 लेवल असेसमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया ऑलरेडी। और 2 लेवल असेसमेंट में क्या है, एक होता है फंडामेंटल फिजिक्स या फिर बोल सकते हैं फंडामेंटल साइंस, और दूसरा पोर्शन है हमारा एडवांस साइंस। ठीक है, तो एडवांस साइंस में एक्चुअली में दिस इज ऑप्शनल। ये कोई भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट कर सकता है एंड नहीं भी ऑप्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द गोल्स। जो वो अगर वो हायर लेवल या फिर बोल सकते हैं अगर वो नीट या फिर जेई का प्रिपरेशन करना जा रहा है, डॉक्टर या इंजीनियरिंग बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए ये एडवांस लेवल साइंस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस पहले चैप्टर को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आज ही इसको कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, ताकि इसको हम डिटेल में अच्छे से समझ सकेंगे और इसके हेल्प से हम बाकी चैप्टर्स जो हैं आसानी से उनको एक्सप्लोर कर सकेंगे। ठीक है, सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो हो क्या रहा है, पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट, दैट इज फाउंडेशन ऑफ द साइंस। नेम से ही पता लग रहा है बिना मेजरमेंट के किसी भी साइंस के किसी भी चैप्टर को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात करें मोशन की बात करें तो मोशन में क्या होता है, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशंस आता है। और अगर हम बात करें डायनेमिक्स की बात करें तो फोर्स एनालिसिस होती है, तो उसमें फोर्स लगते होते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो उनको मेज़र करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर का नीड पड़ेगा। ठीक है, तो उसको डिटेल में समझना इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझ लेते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले एक पहला पिक्चर देखो यार, पिक्चर देखो। सबसे पहले पिक्चर मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझाने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे पिक्चर देखो, इस पिक्चर में ये पर्टिकुलर इंसान क्या कर रहा है, यहाँ पे दिस इज अ टेलर। ये टेलर है, ये वाला, ये एक्चुअली में दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए टेलर। ठीक है, ये टेलर है और ये क्या कर रहा है, ये टेलर क्या कर रहा है, इस क्लोथ का मेजरमेंट कर रहा है एक्चुअली में, क्योंकि उसको कुछ पैंट बनाना होगा या शर्ट बनाना होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए वो क्या यूज़ कर रहा है, वो एक्चुअली में यूज़ कर रहा है एक रूलर का यूज़। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रूलर। अब ये रूलर मीटर रूलर भी हो सकता है और 2 मीटर की लेंथ का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे वो मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस। व्हाट इज मेजरमेंट? पहला क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी। यहाँ पे अननोन क्वांटिटी हमारी क्या है, अननोन क्वांटिटी है, दिस इज क्लोथ। क्लोथ इज द अननोन क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है हमारा, रूलर। रूलर की वजह से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो फिजिक्स इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट, मेजरमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं फिजिक्स इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है ये, इसके बिना कोई भी चैप्टर को हम एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। वेदर बी मेजर द लेंथ ऑफ द क्लासरूम, अगर हम बात करें क्लासरूम की लेंथ की बात करें, यहाँ पे बात करें, देखो लेंथ ऑफ द क्लासरूम, या फिर मास ऑफ ए बैग, किसी बैग के मास का बात करें, या फिर टाइम टेकन बाय द रनर टू कंप्लीट द रेस, अगर ऐसे उसकी बात करें, तो अल्टीमेटली इन सबको मेजर करने के लिए हमें मेजरमेंट का नीड पड़ेगा। तो हमें ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू और मतलब एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल मेजरमेंट है उसका नीड पड़ेगा। तो इसके लिए इस चैप्टर को समझना इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिस इज द रूलर, देख सकते हैं रूलर की हेल्प से इसने क्या किया, मेजरमेंट किया क्लोथ्स का। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हो रही हैं, देखो कोई अननोन क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, क्लोथ ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं। राइस का कितना किलोग्राम या ग्राम होगा डिपेंड करता है, जो जितनी रिक्वायरमेंट है उसको, उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। टेम्परेचर, कभी किसी को फीवर आ जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, नहीं करते हैं, तो वो सब मेजरमेंट हो सकता है। देखो ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे दीज आर एक्चुअली स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो ऑलरेडी डिफाइंड है प्रॉपर तरीके से और कैलिब्रेटेड है। कैलिब्रेटेड का मतलब है कि ये एक्चुअल वैल्यूज़ देती हैं। ठीक है, इनको एक अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ करो तो ये डेफिनेट वैल्यू देती है, एक्चुअल वैल्यू देती है, और हम एक्चुअल मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो रूलर क्लोथ के मेजरमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, और ये एक्चुअली में ये क्या यूज़ हो सकता है, 1 kg का अगर बाट ले लेते हैं, या फिर होता है ना हमारे यहाँ पे मेजरमेंट होता है, अगर हम किसी ग्रोसरी की दुकान पे जाएं तो मेजरमेंट किया जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट स्टार्ट हो चुके हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं पहले जो होता था, पहले कुछ इस तरह से होता था कि मीटर एंड किलोग्राम एंड डिग्री सेंटीग्रेड की यूनिट्स को मेज़र करने के लिए एक्चुअली में हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करना पड़ता था। जैसे कि थर्मोमीटर यूज़ करना पड़ रहा है, वाट्स का यूज़ करना पड़ रहा है 1 kg 2 kg, या फिर रूलर का यूज़ करना पड़ रहा है क्लॉथ के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कंपेयरिंग राइस विद द 1 kg बाट, या फिर बोल सकते हैं स्टैंडर्ड वाट्स की तरफ से। तो मेजरमेंट का मतलब समझ में आ गया ना आपको कि मेजरमेंट एक्चुअली में क्या है, इट्स अ कंपैरिजन ऑफ ए अननोन थिंग विद द नोन थिंग। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई आपको, आगे बढ़ते हैं। तो चलो अभी ये एक्टिविटी समझ लेते हैं। देखो इस एक्टिविटी में क्या गिवन है, मैं पूरा का पूरा पोर्शन एज पर जो बुक है साइंस का एडवांस लेवल का जो बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ जो 9th के लिए असाइन की गई है एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, तो उस एक्टिविटी में क्या बोला गया डेट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो देखो एक्टिविटी देख लेते हैं। पहला एक्टिविटी क्या दिया हुआ है, पहला एक्टिविटी दिया हुआ है मेजरिंग द एरिया ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम फ्लोर का एरिया की बात हो रही है। तो ये कैसे कर सकते हैं, थोड़ा समझने का ट्राई करना, और इससे जो आउटपुट निकलेगा, जो जानने में आएगा, डेट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से इस इमेज को समझो। इस इमेज में क्या है, एक पूरे क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला ग्रुप क्या है, पहला ग्रुप यू कैन सी इज गोइंग टू बी ग्रुप 1, दूसरा क्या है ग्रुप 2, तीसरा क्या है ग्रुप 3। ठीक है, और उनको 3 स्टिक्स दे दी हैं, तीनों ग्रुप्स को 3 स्टिक्स दी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक स्टिक छोटी है, दूसरी स्टिक उससे बड़ी है, तीसरी स्टिक उससे भी बड़ी है, और एक्चुअली में उनका लेंथ का रेशियो कुछ इस तरह से है 1:2:3। इसका मतलब क्या है, अगर पहले ग्रुप के पास सपोज हम मान लेते हैं कि पहले ग्रुप के पास सपोज जो स्टिक है उसका लेंथ है L1 और वी कैन से दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर गिवन है। तो दूसरी स्टिक का एज पर दिस रेशियो यहाँ पे देख सकते हो L1:L2:L3 क्या है 1:2:3 है। तो दूसरी स्टिक का जो लेंथ होगा पहली स्टिक से एक्चुअली में 2 टाइम्स होगा। समझ में आया, तो ये चीज समझ में आ गई है। तो यहाँ पे दूसरी स्टिक का जो लेंथ होगा डेट विल बी L2 = 2 मीटर, और तीसरी स्टिक का एक्चुअली में 3 टाइम्स होगा ऑफ फर्स्ट स्टिक, डेट इज गोइंग टू बी L3। ओके, तो ये हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। क्लास में जो 3 ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं उनमें हर एक के पास में जो स्टिक्स दी गई हैं मेजरमेंट करने के लिए, फ्लोर के लेंथ एंड विड्थ का मेजरमेंट करने के लिए, या फिर एरिया मेजरमेंट करने के लिए, तो उनका डिफरेंट लेंथ है, और वो लेंथ कुछ इस तरह से है 1:2:3 के रेशियो में। आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक्चुअली में इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डेट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम सपोज कर सकते हैं दिस इज लेंथ वाइज, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक्चुअली में विड्थ वाइज रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ ये W मान लेते हैं और इसको L मान लेते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा साइड वे में लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सपोज दिस इज द फ्लोर, ठीक है, और इस फ्लोर का लेंथ L है, और ये एक्चुअली में जो भी है हमको पता है, वैसे क्लासरूम के मैनेजमेंट को तो पता ही होगा कि इसका फ्लोर एक्चुअली में कितने साइज का होगा। एक्चुअली में उसका फ्लोर का साइज है 60 मीटर, 60 मीटर बोल सकते हैं, लेंथ की बात करते हैं। एंड विड्थ का साइज बोल सकते हैं, विड्थ का साइज है एक्चुअली में W = 48 मीटर, एक्चुअली में इतना है। लेकिन अब इनके पास तो, बच्चों के पास तो क्या है, बच्चों के पास तो स्टिक्स हैं। पहला स्टिक का लेंथ L1 है पहले ग्रुप के पास, सेकंड ग्रुप के पास में L2 है, एंड थर्ड ग्रुप के पास वी कैन से L3 = 3 मीटर है। तो इनको रिपीटेटिव मेजरमेंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, हर एक लेंथ और विड्थ का मेजरमेंट करने के लिए। तो वो रिपीटेटिव कैसे कर सकते हैं देखते हैं यहाँ पे। देखो पहले ग्रुप क्या कर रहा होगा, पहला ग्रुप एक्चुअली में अपना लेंथ वाइज अपनी स्टिक जो 1 मीटर की स्टिक है उसको एक बार मेजर कर दिया। तो पहले ग्रुप ने एक बार में कितना मेजरमेंट कर लिया, लेंथ की बात करें तो 1 मीटर, 2 बार में 2 मीटर कर लेगा, 3 बार में 3 मीटर कर लेगा, 4 बार में 4 मीटर कर लेगा, इस तरह से चलता जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली में लेंथ कितना है, लेंथ तो हमको पता है, एक्चुअल में लेंथ है 60 मीटर। तो आप ये बताओ लेंथ वाइज इसको अगर 60 मीटर मेजरमेंट करना है 1 मीटर के स्टिक से, तो कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे इस टेबल को हम फिल करते हैं, इस टेबल को फिल करते हैं। हमारे पास दिस इज द टेबल, हमको ये टेबल फिल करना है। ग्रुप 1 है, दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2 एंड दिस इज ग्रुप 3, ठीक है, एंड दिस इज ग्रुप 3। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें सोचो लेंथ हमारे पास कितना है, लेंथ एक्चुअली 60 मीटर है। अब 1 मीटर का स्टिक लेंथ वाइज कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड सो ऑन। तो ये कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा, एक्चुअली में 60 बार रिपीट करना पड़ेगा। निकाल कैसे सकते हैं, हम बोल सकते हैं 60 / 1, क्योंकि 1 मीटर का लेंथ है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए उसको कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा, 60 टाइम्स।
सो इसकी न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं 60 टाइम्स मेजर करना पड़ेगा, तो वी कैन राइट इट हियर एज 60 यूनिट्स। लेंथ को मेजर करने के लिए L1 इज इक्वल टू 1 मीटर की स्टिक्स का यूज करके उसने 60 बार मेजरमेंट किया और उससे उसने 60 मीटर का एक्चुअली में लेंथ को मेजर कर लिया। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली विड्थ कितना करना पड़ेगा बताओ? विड्थ करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सोचो। विड्थ करने के लिए एक्चुअली में इसको यहाँ पे एक्चुअली विड्थ कितनी है, 48 मीटर है ना, 48 मीटर है। देखो दिस इज 48 मीटर। इस विड्थ को 1 मीटर की लेंथ से बार बार मेजर करें तो कितनी बार करना पड़ेगा, दिस इज गोइंग टू बी 48, तो ये एक्चुअली में 48 मीटर हो जाएगा। क्लियर इतना? अब दूसरे ग्रुप के पास में आए। दूसरे ग्रुप के पास में एक्चुअली में कितने मीटर का स्टिक है, वी कैन से दिस इज 2 मीटर का स्टिक। तो 2 मीटर का स्टिक, तो सपोज दिस इज द 2 मीटर का स्टिक, कितना बड़ा, ये बोल सकते हैं 2 मीटर का स्टिक, ये 2 मीटर। ऐसे ही लेंथ वाइज कितना लेंथ जाना पड़ेगा, इसको लेंथ वाइज जाना पड़ेगा एक्चुअली 60 मीटर। तो कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा एक्चुअली में, इसको देखते हैं कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा। मैं इस सबको हटा देता हूँ। ये एक्चुअली में 60 मीटर लेंथ वाइज था और कितनी बार रिपीट करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी 2 यूनिट लेंथ है, तो 2 यूनिट एक बार में 2 मीटर मेजर कर ले रहा है। तो कितना टाइम्स उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा बार बार ताकि 60 मीटर हो जाए। तो वी कैन से 60 डिवाइड बाय 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू वी कैन से इज गोइंग टू बी 30 टाइम्स। इतना समझ में आ गया? 30 टाइम्स। तो यहाँ पे लेंथ वाइज इसको 30 टाइम्स यूनिट मेजर करना पड़ेगा, बार बार रिपीटेटिव यूनिट्स बोल सकते हैं मेजर करना पड़ेगा। और यहाँ पे, और यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब है एक्चुअली में, यूनिट का मतलब है 1 मीटर। और ये एक्चुअली में कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू 60 टाइम्स 1 मीटर मेजर करना पड़ा। और इसको एक्चुअली में 30 टाइम्स 2 यूनिट, यहाँ पे बोल सकते हैं 2 मीटर। ये यूनिट का मतलब क्या है यहाँ पे, इस केस में यूनिट का मतलब है 2 मीटर। इतना समझ में आ रहा है? और यहाँ पे तीसरे बारे में बात करें, ये 30 टाइम्स हो गया, इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे समझते हैं ये वाले पोर्शन को, कि बचा हुआ पोर्शन यानी कि विड्थ को मेजर करने के लिए। विड्थ हमारा कितना, 48 मीटर है। तो 48 मीटर को कितना बार, 48 मीटर को 2 मीटर की लेंथ से मेजर करना है, तो कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा एक्चुअली में, 48 डिवाइड बाय 2 दैट विल इज इक्वल टू 24 टाइम्स मेजर करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट इट एज 24। इतना समझ में आ गया? और इस यूनिट का मतलब है एक्चुअली में 2 मीटर का यूनिट है, यूनिट 2 मीटर का है। इसका भी एक्चुअली में 1 मीटर का यूनिट है, ठीक है, 1 मीटर का यूनिट है। इतना बात समझ में आ गया? 48 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर और ये 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर और यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर और यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। इतना समझ में आ गया? सिमिलरली सोचो। अब बात करेंगे हम थर्ड ग्रुप का। थर्ड ग्रुप के पास में कितना यूनिट का मेजरमेंट है हमारे पास, थर्ड के पास में 3 मीटर का स्टिक है। तो उसको 60 मीटर लेंथ वाइज मेजर करने के लिए 60 मीटर को कंप्लीट करना है, तो कितनी बार रिपीटेटिव मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 60 डिवाइडेड बाई, ये एक्चुअली में 3 मीटर है ना, दिस इज 3 मीटर, तो यहाँ बोल सकते हैं 3, 60 डिवाइड बाई 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स। इतना समझ में आ गया? तो दिस इज गोइंग टू बी 20 टाइम्स। और बोल सकते हैं यूनिट कितना हो जाएगा एक्चुअली में, दिस इज गोइंग टू बी 3 मीटर। इतना क्लियर? अगर बिट वाइज बात करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली में 48 कर देते हैं, दिस इज 48 डिवाइड बाई 3, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 16, आई थिंक 3 बन जा, हाँ 16 टाइम्स। तो ये एक्चुअली में हो जाएगा 16 टाइम्स और ये एक्चुअली में क्या है, ये 3 मीटर। हमारा काम हो गया है, हमने इतना समझ लिया। आप एक चीज़ में नोटिस करो, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन ये है, इसका नोटिस करो एक चीज़ कि यहाँ पे जैसे सोचो, अगर साइज ऑफ द यूनिट का मतलब क्या है, ग्रुप 1 के पास में 1 मीटर का स्टिक था, ग्रुप 2 के पास में 2 मीटर का स्टिक था एंड ग्रुप 3 के पास में 3 मीटर का स्टिक था। तो आप नोटिस करो, जिसका बड़ा स्टिक है, जिसका एक्चुअली में बड़ा स्टिक है, तो उसको कम टाइम मेजरमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कम टाइम मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसका एक्चुअली में फर्स्ट ग्रुप का, ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 के पास में एक्चुअली में छोटा स्टिक है। अगर छोटा स्टिक है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करना पड़ेगा। कितना? लेंथ वाइज 60 मेजरमेंट करना पड़ जाएगा एंड विड्थ वाइज 48 मेजरमेंट करना पड़ जाएगा। ग्रुप 2 के पास में क्या है, ग्रुप 2 के पास बात करें, ग्रुप 2 के पास में इस इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ग्रुप
2 टाइम्स है, यानी कि 2 मीटर का स्टिक है तो उसको 30 यूनिट, और ये लेंथ वाइज और बिट वाइज 24 यूनिट। इतना समझ में आ गया। सिमिलरली थर्ड स्टिक के एक्चुअली में 20 यूनिट्स ही करना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास 3 मीटर का स्टिक है, और ये 16 यूनिट्स बिट वाइज करना पड़ रहा है। तो आप देखो ये एक्चुअली में कम होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है, 48 से 16 तक पहुंच गया क्योंकि रिपीटेड मेजरमेंट एक्चुअली में कम हो गया, क्योंकि यूनिट का जो लेंथ है, यूनिट का मेजरमेंट एक्चुअली में बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जितना न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ये नंबर, ये वाला नंबर कितनी बार एक्चुअली में रिपीट करना पड़ा। दिस इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी कैन से साइज ऑफ द यूनिट, यानी कि यूनिट जो मेजरमेंट का साइज है, यानी कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर अगर लेंथ वाइज बात करें तो इतना चीज समझ में आ गई। यही हमारा कंक्लूजन था। सेम चीज जो मैंने अभी बोली है यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ कि द लार्जर द यूनिट जितनी बड़ी होगी, यानी कि 1 मीटर 2 मीटर या 3 मीटर, द स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि उसका रिपीटेशन एक्चुअली में कम हो जाएगा। 3 मीटर पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे देखो 3 मीटर पे एक्चुअली में 3 मीटर पर न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है, और बिट वाइज 3 मीटर पे न्यूमेरिकल वैल्यू 16 है। लेकिन यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा है, 1 मीटर पे न्यूमेरिकल वैल्यू एक्चुअली में 60 है, एंड 1 मीटर पे बिट वाइज न्यूमेरिकल वैल्यू 48 है। इतना बात क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर। तो ये हमें कंक्लूजन पता लग गया है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ इसके बारे में। क्लासरूम का लेंथ क्या था हमारे पास 60 मीटर एंड विड्थ क्या था 48 मीटर। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाई 48, और ये क्या निकल के आएगा देख सकते हैं, डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देखो डेट विल बी इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेट करोगे डेट इज गोइंग टू बी 2880 मीटर स्क्वायर, इतना निकल के आएगा। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, थोड़ा सा समझना। देखो एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा, एरिया इज फिक्स। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, PHYSICALQUANTITY, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको मेजर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस एज ए फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू तो फिक्स है। देखो ग्रुप 1 के पास क्या था, ग्रुप 1 है ये, और ये ग्रुप 2 है, और ये ग्रुप 3 है, ठीक है, ये ग्रुप 3 है। देखते हैं इन्होंने क्या क्या मेजर किया। मेजर तो एक्चुअली में यही क्वांटिटी मेजर की है, 28,880 मीटर, ठीक है। ग्रुप 1 ने क्या लिया था, L1 इक्वल टू 1 मीटर लेंथ लिया था। तो उसने मेजर क्या किया, उसने एक्चुअली में अगर एरिया की बात करें तो एरिया कैसे मेजर किया, एरिया इज इक्वल टू, ग्रुप 1 ने क्या किया, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे देखो ये क्या है 60 मल्टीप्लाई बाई 48, 60 मल्टीप्लाई बाई 48, यही तो मेजर किया था। और ये एक्चुअली में यूनिट कितनी है, 1 मीटर की यूनिट है, तो ये 2 बार रिपीट हुई है। तो ये 1 मीटर का यूनिट, और ये एक्चुअली में कितनी बार हो रहा है, एक्चुअली में 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, 1 मीटर का यूनिट स्क्वायर हो रहा है ना, क्योंकि हमारा यूनिट एक्चुअली में लेंथ का 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सिमिलरली इसका बात करें ग्रुप 2 ने क्या किया, ग्रुप 2 ने एक्चुअली में किया ये कि 30 यूनिट लेंथ वाइज लिया एंड 24 यूनिट बिट वाइज लिया, देख पा रहे हो। तो ये हो जाएगा 30 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 24 यूनिट बिट वाइज, और ये इसका यूनिट क्या है, एक्चुअली में 2 मीटर है। इतना समझ में आ रहा है, 2 मीटर होल स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। तो इसका एरिया कितना निकल के आएगा, इसका एरिया एक्चुअली में जब इसको सॉल्व करोगे तो डेट विल बी इक्वल टू कितना, 2880 मीटर स्क्वायर, यही निकल के आएगा। आप सॉल्व करो, 1 मीटर स्क्वायर का 1 बाहर आ जाएगा और मीटर स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। इसका क्या निकल के आएगा देखते हैं, डेट विल बी इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, डेट इज गोइंग टू बी यहाँ पे बोल सकते हैं 1440, और ये 2 मीटर स्क्वायर का मतलब 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई बाई 4, और ये मीटर स्क्वायर बच जाएगा। एंड डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, डेट विल बी इक्वल टू वी कैन से, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ये एक्चुअली में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये होगा 720, और ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी अगेन 2880 मीटर स्क्वायर। देखो वैल्यू सेम निकली है एक्चुअली में, इसने भी सेम मेजरमेंट किया है, इसने भी सेम मेजरमेंट किया है। ग्रुप 3 ने क्या किया, ग्रुप 3 ने एक्चुअली में क्या किया था, ग्रुप 3 ने देखो 20 मल्टीप्लाई बाई 16, 20 लेंथ वाइज 16 बिट वाइज, और यूनिट कितना लिया उसने, एक्चुअली में 3 मीटर का यूनिट लिया, 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर का यूनिट लिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 320 मल्टीप्लाई बाई 9 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसको 9 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2880, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, यही होगा। अब यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि A is इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी, PHYSICAL फिजिकल क्वांटिटी जो है दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड, ये तो फिक्स्ड है, चाहे ग्रुप 1 मेजर करे चाहे ग्रुप 2 मेजर करे, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इसने क्या किया,
इसने क्या किया, इसने एक्चुअली में इसने क्या किया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, लेंथ वाइज इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी। लेंथ की बात करें तो लेंथ वाइज पहले की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रुप 1 की बात करें और ग्रुप 2 की बात करें एंड ग्रुप 3 की बात करें तो लेंथ वाइज कितनी थी, 60 थी और ये 1 मीटर था साथ में। और ये कितना था बताओ, ये था एक्चुअली में ग्रुप टू ने 30 लिया, 30, और ये एक्चुअली में 2 मीटर था। और ये क्या था बताओ, ये था एक्चुअली में क्या था बताओ, दैट इज गोइंग टू बी 20 एंड 3 मीटर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। आप एक चीज नोटिस करो, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट को जब मल्टीप्लाई कर पा रहे हो ना तो डेट विल बी इक्वल टू 60 मीटर। और यहाँ पे भी एक्चुअली में एन मल्टीप्लाई बाई यू, यहाँ पे भी निकल के आ जाएगा 60 मीटर ही निकल के आएगा। एन मल्टीप्लाई बाई यू, यहाँ पे भी 60 मीटर निकल के आएगा। आप नोटिस कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, एन मल्टीप्लाई बाई यू इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ इसका मतलब ये ही है, ये वाला देखो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू एन और ये यू देख पा रहे हो, और ये एन यू और एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, यहाँ पे बोल सकते हैं एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी बोल सकते हैं और यहाँ से भी हमने प्रूव कर दिया ये 60 मीटर ही आ रहा है। अगर बिट वाइज बात करेंगे तो बिट वाइज सेम चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, या फिर कॉपी करने का भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये 48 1 मीटर था और ये कितना था बताओ, 24 मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर, 2 मीटर का यूनिट था, और ये क्या था 16 मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर। यहाँ पे भी आप निकालोगे एन, ये एन है, ये यू है, ये एन है, ये यू है, और ये एन है, ये यू है। हर एक ग्रुप ने सेम चीज़ सेम काम किया है और इसका एन मल्टीप्लाई बाई यू का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा 48 मीटर ही निकल के आएगा। इस एन मल्टीप्लाई बाई यू का मतलब 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48 ही तो होता ना मीटर। एन मल्टीप्लाई बाई यू इज गोइंग टू बी 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 मीटर ही होता है। तो ये भी कांस्टेंट निकल के आ गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट निकल के आ गया। आई थिंक ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है, तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कंक्लूजन को जस्टिफाई भी करती है, जैसे जैसे यूनिट का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाती है, और इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन यही था, यहाँ पे इसका कंक्लूजन यही था कि दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द यूनिट। thus when the larger or longer stick is used to measure the classroom floor, the numerical value obtained is smaller, and when the smaller unit is used the numerical value will be larger। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ बहुत क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं समझाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाली चीज़ को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेता हूँ। सपोज आपके पास क्या है, आपके पास है 100 रुपये। अब ये 100 रुपये को क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ दिस वेल्थ इज फिक्स्ड, ये 100 रुपये ही रहेंगे, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि एक शॉपकीपर के पास जाएं और शॉपकीपर आपसे, आपके वाले भैया से बोलें कि भैया आप ये 100 रुपये लीजिए, आप मुझे एक के कॉइन्स दे दीजिए, तो वो आपको कितने कॉइन्स देगा, आपको समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली आपको कितने कॉइन्स देगा, डेट विल बी कॉइन ऑफ 100 कॉइन देगा, ठीक है, क्योंकि 1 रुपये का ही एक कॉइन है तो 100 रुपये के 100 कॉइन हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से केस बने हमारा, क्वांटिटी तो हमारी फिक्स है, क्वांटिटी हमारी यही है, Q इज इक्वल टू 100 रुपीज़। अब इस एक्चुअली में 1 रुपये का कॉइन लेना है तो उसको 100 यूनिट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू। 100 यूनिट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिक वैल्यू। दिस इज रिप्रेजेंटिंग N1 और दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिट ऑफ दिस 100 what 100 we can say units of 1 rupees coin, ठीक है। तो ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स, और वी कैन से न्यूमेरिक वैल्यू। आई थिंक इसमें समझ में आ रहा है। तो वी कैन से दिस इज गोइंग टू बी N1 U1 इतना समझ में आ रहा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअली में व्हाट 100 के बराबर होगा, इतना समझ में आ रहा है। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीज़ 100 के ही तो बराबर होगा। सिमिलरली अगर बात करें, दोबारा आपने उन्हीं भैया से बोला, शॉपकीपर वाले भैया से बोला कि आप मुझे एक काम कीजिए कि वो 10 एक्चुअली में मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्चुअली में 10 के नोट्स चाहिए। तो वो 10 के नोट्स आपको दे देगा, लेकिन कितने नोट देगा आपको समझ में आना चाहिए। आपको एक्चुअली में इसका यूनिट का साइज़ बढ़ गया, यूनिट का साइज़ एक्चुअली में बढ़ गया, 10 रुपीज़ का नोट बन गया, यूनिट का साइज़ बढ़ गया। तो आपको एक्चुअली में नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली में कम हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स 100 से क्या कितनी होंगी, 10 हो गई। कैसे निकाला हमने, बोल सकते हैं
100 डिवाइड बाई 10, सो वी कैन से 10। तो ये 10 यूनिट्स ऑफ 10 रुपीज नोट्स। इतना समझ में आया? ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज N2 एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज U2 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर वी कैन से केस। ठीक है, यूनिट यानी कि 10 रुपीज़ के 10 नोट्स, 10 रुपीज़ के 10 नोट्स। ठीक है, 10 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। इतना समझ में आ गया? तो टोटल बैलेंस तो आपके पास कांस्टेंट थी, और वो टोटल बैलेंस कितनी थी? दैट इज इक्वल टू हमारे पास थी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N2 U2। तो बैलेंस तो कांस्टेंट है ना, तो Q इज इक्वल टू 100 रुपीज़ एंड दैट वाज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो ये प्रूफ हो गया? नहीं हो गया? आप बता सकते हो। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख पा रहे हो आप कि क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन द यूनिट चेंजेस। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन की। तो देखो आपने अभी एक केस देखा कि किस तरह से फ्लोर का जो लेंथ एंड विड्थ का हम मेजरमेंट कर सकते थे, और उसकी वैल्यू क्या थी? L मल्टीप्लाई बाई W। एरिया का वैल्यू हम निकाल सकते थे विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारे पास एक्चुअल यूनिट मेजरमेंट यूनिट होती ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको कुछ रैंडम सा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट लेना पड़ जाती है, और उस यूनिट की हेल्प से, जैसे कभी कभी होता है ना कि हाथ का जो हमारा पंजा होता है, जो पाम होता है, उसको स्ट्रेच करके हम कभी कभी लेंथ का मेजरमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक्चुअली में एक्चुअल वैल्यू से तो डिफरेंट होती है ना, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। यही एक्चुअली में वो डिफरेंस कितना है, वी कैन से बट दैट डिफरेंस विल बी एक्चुअली एरर, और एस्टिमेटेड वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं दैट इज नॉट एक्चुअल वैल्यू, वी कैन से दैट इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन। देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं। तो हमारे पास एक एक्टिविटी है कुछ इस तरह से, लेट्स प्ले एन एस्टिमेशन गेम। एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड विदाउट मेजरिंग। मेजरमेंट के बिना ब्लैक बोर्ड का लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, देन मेजर्स द लेंथ यूजिंग द मीटर स्केल। फिर उसके बाद में उसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से, जो मेजरमेंट की यूनिट है उससे मेजर करना है, दैट इज मीटर स्केल से। फिर उसके बाद में उन दोनों को कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस निकल के आ गया। एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू डिफरेंट होगी कुछ ना कुछ। वो डिफरेंट वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एरर। ठीक है, कितना एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं द इनएक्यूरेट एरर इन द मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट में एक्यूरेट जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी एरर होगी, दैट वी कैन कैलकुलेट बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, तो हमारा सेम एग्जांपल ले लेते हैं। सेम एग्जांपल क्या? हमारी दिस इज रिप्रेजेंटिंग विड्थ ऑफ द फ्लोर। देख लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, और ये हमारा क्या कर रहा है? लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द वी कैन से फ्लोर। तो इसका एस्टिमेटेड वैल्यू अगर हम किसी बिना मेजरमेंट यूनिट के लें, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट क्या बोले, सपोज दिस इज अ स्टूडेंट, और ये बोला कि ये सपोज 60 मीटर ही है लेंथ, और ये इसने बोल दिया 48 मीटर की जगह उसने 50 मीटर बोल दिया। ये वाले दूसरे स्टूडेंट ने बोला कि ये 60 मीटर की जगह 48 मीटर की जगह 50 मीटर है। ऐसा एज्यूम कर लिया, रफली बोला है उसने, थोड़ा बहुत आगे पीछे उसने बोल दिया। तो एस्टिमेटेड एरिया निकाल सकते हैं हम। एस्टिमेटेड एरिया विल बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 50, सो वी कैन से दिस इज गोइंग टू बी 3000 मीटर स्क्वायर। बट एक्चुअल में एरिया कितना है? एक्चुअल में एरिया तो हमारा एज पर मीटर स्केल क्या था? 48 मीटर एंड 60 मीटर था। तो इसका जो वैल्यू निकालते हैं दैट इज गोइंग टू बी 2880 मीटर स्क्वायर। तो एरर कैसे निकाल सकते हैं? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड एरिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैंने मॉड ले लिया है, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मॉड का मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आगे निकल के, तो जब डिफरेंस निकालोगे दैट विल बी 20 मीटर स्क्वायर। तो आपको इससे आपको ये पता लग रहा है कि कभी कभी एक्चुअल वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू से ऑफकोर्स थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, और उस डिफरेंस को ही हम एरर बोल सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द मॉड मैंने यहाँ पे इसकी वजह से ले लिया गया है, क्योंकि मॉड का फंक्शन आपके बारे में आपको अब पता लग गया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मैथ्स वाले पोर्शन में भी इसको ऐड किया गया है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। मेजरमेंट तो समझ में आ गया, मेजरमेंट क्या होता है, और ये भी समझ में आ गया कि मेजरमेंट का नीड क्यों है। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया कि एक्चुअली में जो मेजरमेंट में N1 U1 एक्चुअली में कांस्टेंट होता है। N1 का मतलब NU इज इक्वल टू कांस्टेंट, NU का मतलब क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू, एंड U का मतलब है यूनिट्स ऑफ दैट न्यूमेरिक वैल्यू। क्या यूनिट है? जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं 2 मीटर। 2 मीटर में 2 इज द नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू N, एंड मीटर क्या है? एक्चुअली में यूनिट है।
यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब यही चीज़ को यहाँ पे समझने वाले हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे देखो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, PHYSICAL QUANTITY, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे, ठीक है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा समझ लेते हैं। एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड फिजिकली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कुछ बाई सम मीन्स अगर किसी चीज़ को हम मेजर कर पा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी। तो बात करते हैं। ये देखो ये वाला केस क्या है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, दिस इज एक्चुअली कैंडेला, वी कैन से कैल्विन, नॉट कैंडेला, दिस इज कैल्विन, ठीक है, कैल्विन। और इसका ये एक्चुअली में टेम्परेचर का मेजरमेंट का यूनिट होता है, क्योंकि टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, तो वी कैन से दिस इज एक्चुअली ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज एक्चुअली ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे ही हम अगर बात करें करंट की, करंट का यूनिट क्या होता है, करंट को हम मेजर कर सकते हैं फिजिकली, सो यूनिट ऑफ दिस करंट इज गोइंग टू बी एम्पियर। ये भी बात आपको समझ में आ रही है। और कभी अगर हम बात करें कि किसी मैटर के किसी सब्सटेंस के क्वांटिटी की बात करें, तो वो मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। केमिस्ट्री में आप इसको समझोगे। और ये एक्चुअली में सब्सटेंस, वी कैन से सबस्टेंस क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी, कितनी सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी है, दैट इज मेजर्ड इन द मोल्स, इन फॉर्म ऑफ मोल्स। तो ये भी एक्चुअली में यूनिट ऑफ दिस मेजरमेंट बोल सकते हैं, और ये भी मेजरेबल है, दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस एज ए फिजिकल क्वांटिटी। ये एक्चुअली में इंटेंसिटी का यूनिट होता है, दैट इज कैंडेला, ठीक है। और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मेजरमेंट होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे इन द अपकमिंग सेशंस, जब हम इसके बारे में ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। किलोग्राम का यूनिट हमें पता है, ये बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकता हूँ इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट होता है कैंडेला बोल सकते हैं, ठीक है। और ये मास का यूनिट होता है, मास हमें ये पता है, मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज़ की, जैसे कि राइस है या फिर आई मीन फ्रूट्स हैं, इन सब का मेजरमेंट करते हैं तो किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज गोइंग टू बी किलोग्राम। ये क्या है, लेंथ की यूनिट है, लेंथ इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, और इसका यूनिट है एम, मीटर, ठीक है। ये टाइम का यूनिट है, दैट इज सेकेंड, यहाँ पे बोल सकते हैं टाइम, यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी टाइम। टाइम का यूनिट है सेकंड, और सेकंड भी हो सकता है और भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन दीज आर द वी कैन से फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मतलब है, डेट वी विल डिस्कस लेटर। एज ऑफ नाउ आप ये समझ लो कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकली, डेट इज दोज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। एक बात सोचो, यहाँ पे अगर हम बात करें बिल्डिंग सिटी, वी कैन से सिटी एंड ह्यूमन इमोशंस ETC आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम इनको फिजिकली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिजिकली जिसको मेजर कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ए फिजिकल क्वांटिटी नीड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अभी हमने बात की थी, क्या बात की थी आप याद करो, बात करो, एरिया के बारे में बात किया था। तो एरिया हमारा क्या निकल के आया था, 2880 निकल के आया था एक्चुअल एरिया, मीटर स्क्वायर, देख सकते हो, ये पीछे में देखोगे तो यही निकल के आया था ना। ये एक्चुअली में क्या निकल के आया था, फ्लोर का एरिया, एक्चुअल एरिया ये निकल के आया था। तो इसमें दो चीज़ें दिख रही हैं आपको, एक चीज़ क्या दिख रही है, ये एक्चुअली में न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है n, और ये एक्चुअली में यूनिट दिख रही है। तो ये एक्चुअली में दो चीज़ें होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट u। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट का जो प्रोडक्ट है हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमने पीछे में अभी समझाया क्यों कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू तो हमेशा फिक्स्ड है ना, ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सम फिजिकल क्वांटिटी नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हम थोड़ा सा लेटर बाद में समझेंगे, क्योंकि ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये एक्चुअली में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंडेंट होती हैं। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं इनके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि ये एज ऑफ नाउ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, ये एज ऑफ नाउ रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैथ्स का पार्ट है, इसकी वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़
फॉर एग्जाम्पल हम बात करें किसी फोर्स की बात करें तो फोर्स में क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, क्योंकि इसमें फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, और दूसरी बात वो कितना यूनिट का, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जा रहा है, दैट ऑल्सो वी नीड टू नो. सो वी कैन से दीज आर एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी आई मीन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट होती है. अब ये दो तरह की होती है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता एक स्केलर एंड वेक्टर के, क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर एरिया आई मीन इस पर्टिकुलर सिलेबस में ये वाला पोर्शन फिलहाल के लिए नहीं है. मैथ्स में है तो मैथ्स वाले इसको समझा देंगे. ठीक है, अब बात करेंगे बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी क्या मतलब है, बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं हमारी और एक होती है डेराइव क्वांटिटी. तो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मैंने अभी बोला, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट, वी कैन से टेम्परेचर, और ये क्या है करंट, और ये क्या है मैटर, और वी कैन से क्वांटिटी ऑफ द सबस्टेंस, मोल्स बोल सकते हैं. ठीक है, और ये क्या है इंटेंसिटी, CD इंटेंसिटी है, और ये क्या है kg मास का यूनिट है, और ये लेंथ का यूनिट है, ये मास, ये इंटेंसिटी और इंटेंसिटी. ओके, इंटेंसिटी और ये मोल्स के बारे में बात हो रहा है, ये करंट के बारे में, आई के बारे में बात हो रहा है, ये टेम्परेचर के बारे में बात हो रहा है, ये टाइम के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं. इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके ही डिफरेंट तरह की अलग अलग क्वांटिटीज़ भी बनाई जा चुकी हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो स्पीड की बात करूँ, स्पीड ले लेते हैं. ठीक है, तो स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई टाइम टेकन. ठीक है, इतना समझ में आता है. तो डिस्टेंस कवर्ड हमारा यूनिट की एक्चुअली में क्या होगा, लेंथ में होगा ना, लेंथ में यूनिट होगा, तो वी कैन से दिस इज गोइंग टू बी, इसका यूनिट हम ले सकते हैं मीटर, और ये टाइम क्या होता है सेकंड ले सकते हैं, तो इसका एक्चुअली में यूनिट जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी मीटर पर सेकंड. तो ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्चुअली में डेराइव्ड, दिस इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड इज ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको मेजर करने के लिए दो यूनिट्स का आई मीन होना जरूरी है, समझना जरूरी है. दैट इज कॉल्ड मीटर, यानी लेंथ का यूनिट एंड टाइम का यूनिट. ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई. डेराइव्ड क्या होती है, जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, देख रहे हो, तो ये सारी की सारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. और ये क्या है हमारी, ये वाली एक्चुअली में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और ये एक्चुअली में 7 है. ठीक है, 7 थाला फॉर ए रीज़न. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, तो ये 7 है. तो अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जो फिलहाल के लिए मैथ्स वाले पोर्शन में है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो मैं इसके स्टाइल को चेंज कर देता हूँ, इसको ब्लैक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से. तो सप्लीमेंट्री क्या होती है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ ऐसी होती हैं, आपने एंगल्स के बारे में आपको पता होगा. एंगल दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल पहली बार सुन रहे होगे, प्लेन एंगल तो आपने सुना होगा कि 2 डिग्री 5 डिग्री 90 डिग्री ये सब सुना होगा आपने. ठीक है, तो ये आपने सुना होगा. तो मैंने क्या किया, एक सर्किल ले लिया कुछ इस तरह से, ये सर्किल ले लिया, दिस रिप्रेजेंटिंग अ सर्किल, उस सर्किल को छोटा सा आर्क ले लिया, ये वाला एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है आर्क. ठीक है, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है आर्क ले लिया. इस आर्क ने इस सर्किल के सेंटर पर जितना एंगल बनाया है, ये एंगल को मैंने थीटा मान लिया, और ये आर्क सर्किल का रेडियस r है, और ये आर्क का लेंथ है s. तो हमें पता है एस पर मैथमेटिक्स s इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई थीटा, और ये रेडियन में मेजर किया जाता है. ठीक है, तो अगर हम पूरे सर्किल की बात करें तो s का एक्चुअली में दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r फॉर द सर्किल. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल वी कैन से थीटा इज द प्लेन एंगल फॉर ए सर्किल, प्लेन एंगल विल बी इक्वल टू 2 पाई, एंड फॉर एनी रैंडम आर्क वी कैन से प्लेन एंगल इज गोइंग टू बी थीटा. इतनी बात समझ में आ गई. ठीक है, अब बात करेंगे हम सॉलिड एंगल के बारे में. बात करते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है. सॉलिड एंगल हमारा होता है, क्या होता है बताओ. सॉलिड एंगल हमारा कुछ इस तरह से होता है. मैंने क्या किया, एक स्पेयर ले लिया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए स्पेयर, SPHERE स्पेयर. अब स्पेयर क्या 3D बॉल की तरह होता है, आपको पता होना चाहिए. तो 3D बॉल में मैंने क्या किया, उस स्पेयर को एक वाटरमेलन से कंपैरिजन कर लिया. उस वाटरमेलन से हमने ये छोटा सा पीस निकाल दिया, वो पीस कुछ इस तरह से निकाल दिया. ये वाला एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा सा पीस हमने निकाल के रख दिया. ठीक है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं r है, और जो छोटा सा पीस निकाला उसका जो 3D एंगल एक्चुअली में है ओमेगा,
एंड दिस ओमेगा इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। इतनी बात समझ में आना चाहिए, ये सिंपल है, सॉलिड एंगल, ठीक है। और ये हमारा जो एरिया निकल के आएगा डेट विल बी एक्चुअली, छोटा सा एरिया निकाल दिया ना जैसे हम वाटरमेलन से निकालते हैं, तो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एरिया ए, ठीक है। तो फॉर ए स्फीयर ए की वैल्यू क्या होती है, पूरा पेरीमीटर क्या, पूरा सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे स्फीयर की बात करें, ये 4 पाई एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एंगल, टोटल सॉलिड एंगल। दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द टोटल सॉलिड एंगल फॉर वी कैन से फॉर ए कंप्लीट स्फीयर। अगर हम इन जनरल सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल हमारा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ये जो एरिया, ये जो एलिमेंटल एरिया है, दिस इज डी एरिया है, और ये एरिया, इस एरिया को अगर हम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये हम यहाँ पे ओमेगा डेट इज सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। और इसका यूनिट जो होता है स्टेरेडियन होता है, ठीक है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। तो ये हमारी सप्लीमेंट्री और वी कैन से सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा भी 2 और क्वांटिटीज़ होती हैं, दैट इज वी कैन से प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का प्लेन एंगल को तो हम डिग्री में मेजर कर लेते हैं, जैसे 90 डिग्री 28 डिग्री इस तरह से। लेकिन ये इस केस में अगर बात, इसको रेडियन में भी करते हैं, इसको हम रेडियन में भी कर लेते हैं, ठीक है, रेडियन में भी मेजर करते हैं। अगर हम बात करें 2 तरह की यूनिट्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल फॉर ए होल स्फीयर इट इज गोइंग टू बी 4 पाई, बट फॉर ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द स्फीयर वी कैन से दिस इज गोइंग टू बी सॉलिड एंगल की वैल्यू जो होती है ओमेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू डी ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, और डी ए हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, पूरा सरफेस एरिया कितना निकल के आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी पूरा सरफेस एरिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है आपको, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है और इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो देखो, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो वी कैन से न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जांपल वी कैन से सपोज देयर इज अ लेंथ L और इसका जो वैल्यू है दैट इज 60 मीटर। हमने अभी देखा है दैट इज जो क्लासरूम का जो फ्लोर था उसका लेंथ को 60 मीटर हमने अज्यूम किया था। तो इसको एक्चुअली में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ों का रिक्वायरमेंट पड़ा। पहला क्या था, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या है, यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज फिजिकली मेजरेबल, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। सपोज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ है, लेंथ का मेजरमेंट है, या मास का मेजरमेंट है, या फिर टाइम का मेजरमेंट है, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अभी हमने थोड़ा बेसिक में देखा भी था 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। इसके अपार्ट फ्रॉम डैट हमने ये भी देखा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ थी, जैसे कि प्लेन एंगल था, और क्या था, प्लेन एंगल दैट इज एंड सॉलिड एंगल, ये भी हमने देखा था। एज ऑफ नाउ वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैथमेटिक्स वाले उसको देख लेंगे एज ऑफ नाउ। लेकिन हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो देखो, यहाँ पे एक बात समझने की है, unit of a physical quantity is a standard used for the measurement of the physical quantity. As per the definition we can say फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन जो होता है वो इस तरह से होता है। अभी तक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा ना हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में जाने के लिए देख लेते हैं 18th सेंचुरी की बात करते हैं। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी की बात करते हैं। तो 18th सेंचुरी में वी कैन से बिफोर द 18th सेंचुरी मेजरमेंट वाज लाइक ए चाओटिक, कुछ भी यूज़ करते थे। एवरी कंट्री और इवन एवरी सिटी, हर एक सिटी की बात करें, हर एक कंट्री की बात करें, अगर किसी कंट्री की बात करें COUNTRY कंट्री की बात करें, या फिर किसी भी सिटी की बात करें, तो उसमें वो अपना ही मेजरमेंट सिस्टम यूज़ करते थे। लेंथ को वो सपोज ऐसा हो सकता है कि हम बात करें, सपोज इंग्लैंड की बात करें, या ब्रिटेन बोलते हैं इसको, पहले बोलते थे ब्रिटेन की बात करें, तो उसमें लेंथ को एक्चुअली में मेज़र किस में किया जाता था, लेंथ को मेज़र किया जाता था एक्चुअली में फुट में, ठीक है, फुट में मेज़र किया जाता था। उनका भी एक रीज़न था क्यों करते थे, डेट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा हिस्ट्री में बात कर रहे हैं हम लोग। एवरी कंट्री and often every city had its own definition for length and mass
यूजली बेस्ड ऑन द आर्बिट्ररी थिंग्स, मतलब रैंडम चीज़ों के बेसिस पे ही वो एक्चुअली मेज़र करते थे। एग्जांपल में अगर आपको बताऊं थोड़ा सा कि पहले क्या होता था, पहले अगर लेंथ का मेजरमेंट करना है तो लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने एक रैंडम सा चीज़, कोई किंग है, किंग का जो पैर है ना, किंग का जो पैर है, सपोज दिस इज द लेग ऑफ दिस किंग, ठीक है, उसका जो फुट स्पैन है ना, इसको एक्चुअली में उन्होंने बोल दिया दिस इज एक्चुअली कितना, ये है बोल दिया उन्होंने 1 फुट, ठीक है। और इसको ही एज ए स्टैंडर्ड यूनिट मान के एक्चुअली में वो मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर किसी इंसान का फुट का लेंथ उतना ही हो, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। तो लेकिन वो लोग ऐसा मेज़र करते थे। इससे हो क्या रहा था, इससे कैलकुलेशंस में एरर हो रही थी, एस्टिमेट कर रहे थे, एक्चुअल वैल्यू पे भी वो जा ही नहीं रहे थे। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी ट्रेडिंग में, कम्युनिकेशंस में, यानी कि डाटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना हो, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बहुत सारी चीज़ें आई मीन और ज़्यादा इवॉल्व हुई, तो मेज़रमेंट का रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो 18th सेंचुरी के बाद में ये इस तरह के रैंडम चीज़ों को उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया और एक स्टैंडर्ड सिस्टम लेके आए। वो स्टैंडर्ड सिस्टम एक्चुअली में वो क्या थे, वी कैन से दोज वर लाइक, यहाँ पे बोल सकते हैं एक तो एफपीएस था, दूसरा सीजीएस था और तीसरा एमपीएस था। एफपीएस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, एफपीएस के बारे में बात करते हैं, डेट इज फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम क्या होता है, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड सिस्टम, जो एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में इसकी वजह से आया क्योंकि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बात करें, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, यहाँ पे बात करो साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग वर्ल्ड जो भी था वो एक्चुअली में इवॉल्व हो रहा था। तो उनको एक्चुअली में मेजरमेंट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेजरमेंट सिस्टम्स का रिक्वायरमेंट था, एक्चुअल वैल्यूज विदाउट एनी एरर्स मेजरमेंट करने का रिक्वायरमेंट था। तो उन्होंने 3 डिस्टिंक्ट सिस्टम का वी कैन से इजाद किया उस तरह से, ठीक है। पहला क्या था, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में एक्चुअली में क्या था, लेंथ को देख सकते हैं, लेंथ को फुट में मेजर किया जाता था, लेंथ को फुट में मेजर किया जाता था, ठीक है। और 1 फुट उन्होंने फिक्स करके रखा हुआ था। 1 फुट ये आर्बिट्ररी नहीं था, ऐसा तो लेके चल दिया था कि 1 फुट का मतलब क्या है एक्चुअली में, वो जो किंग का पैर का साइज है, उसका स्पैन है, उसी को लेंथ को उन्होंने 1 फुट बोल दिया और इसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या थी, 12 इंच के बराबर थी। अब ये इंच क्या होता है, डेट ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे उन्होंने ये वैल्यू फिक्स कर दी और उन्होंने बोला कि लेंथ को हम फुट में मेजर करेंगे। एक कंट्री ने ऐसा बोल दिया, एक कंट्री, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जो इस चीज़ को फॉलो की, ठीक है। और बोला उन्होंने कि मास को हम पाउंड में मेजर करेंगे, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। यानी कि 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को उन्होंने बोल दिया कि हम ये स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, लेंथ को फुट में एंड पाउंड, मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकेंड में, ठीक है। इसके बाद में एक सिस्टम और भी आया, उसके बाद में एक सिस्टम और भी आया, डेट वाज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या था, देख सकते हो सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे क्या है, लेंथ को उन्होंने किससे मेजर करना शुरू किया, सेंटीमीटर्स में मेजर करना शुरू किया और मास को ग्राम्स में मेजर करना शुरू किया। इसका रीज़न था, हम अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि हिस्ट्री है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर ये समझ नहीं आएगा, आप डायरेक्टली चीज़ें रटना शुरू कर दोगे तो थोड़ा चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे टाइम को सेकंड में मेजर करना शुरू कर दिया। और एक बात करें, एक और सिस्टम आया, यहाँ पे बोल सकते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को उन्होंने क्या किया, मीटर में मेज़र किया, मास को किलोमीटर में मेज़र किया, किलोमीटर नहीं किलोग्राम में मेज़र किया। ये एक्चुअली किलोग्राम लिखा हुआ है, किलोग्राम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली किलोग्राम में मेज़र किया, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, और चीज़ें आगे बढ़ते हैं। और ये एक्चुअली में सेकंड में मेज़र किया, इतना समझ में आ गया, टाइम को सेकंड में मेज़र किया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की है, क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर में, वाई डिड दीज थ्री डिस्टिंक्ट मेजरमेंट सिस्टम, इन 3 डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई आखिर भाई, ऐसा क्या था कि एक सिस्टम से उनका काम नहीं चला। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या था, रीजन 1 बोल सकते हैं, दिस इज रीजन 1। और रीजन 1 में क्या बोल सकते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्केल। एक बात और मैं वो बता दूं, ये 2 सिस्टम्स थे एक्चुअली में डेसिमल सिस्टम्स थे। डेसिमल सिस्टम क्या, 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक दूसरे में कन्वर्जन किया जा सकता था बहुत आसानी से, दैट्स वाई वी कॉल देम डेसिमल सिस्टम, और मैट्रिक्स सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। डेसिमल सिस्टम्स बोलते थे इसको क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल थे विद द हेल्प ऑफ 10, ठीक है। 10 को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके इजीली ये एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता था। दिस इज एक्चुअली नॉन डेसिमल सिस्टम।
इसका क्या मतलब है, इसमें कन्वर्जन एक्चुअली में फुट एफपीएस को सीजीएस या एमकेएस में नहीं कन्वर्ट कर सकते बाय डिवाइडिंग 10 और मल्टीप्लाइंग 10 और 100, मतलब 10 के मल्टीपल्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना एक्चुअली में पड़ता था टू डू द कन्वर्जन अमॉन्ग दीज सीजीएस एंड एमकेएस, बट एफपीएस से इसका कोई लेना देना नहीं था। दैट्स वाई वी कॉल देम एज डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, और ये वाला क्या होता था, नॉन डेसिमल सिस्टम, नॉन डेसिमल सिस्टम, ठीक है, नॉन डेसिमल सिस्टम। इतना बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो 3 अलग अलग मेजरमेंट स्केल की रिक्वायरमेंट इसकी वजह से पड़ी, 3 अलग अलग सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट इसकी वजह से पड़ी। सबसे पहला क्या था, जैसे जैसे साइंटिफिक एवोल्यूशन हो रहा था वैसे वैसे जो केमिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उनको एक्चुअली में मेजरमेंट करना का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, लेकिन सबका रिक्वायरमेंट एक जैसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लेबोरेटरी की बात करें, वी विल टॉक अबाउट लेबोरेटरी में क्या होता है, लेबोरेटरी में कोई हम क्या मेजरमेंट करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं, एक्चुअली में केमिस्ट लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में मेजरमेंट करते हैं केमिकल्स का मेजरमेंट। तो केमिकल्स में केमिकल क्या हो सकता है, केमिकल रिएजेंट की बात हो सकती है, केमिकल CHEMI केमिकल रिएजेंट की बात हो सकती है। और ये केमिकल रिएजेंट का मेजरमेंट किस में करेंगे, हम किलोग्राम में करेंगे या फिर कुछ और बड़ा यूनिट में करेंगे। एक्चुअली में इसको छोटे यूनिट में ही करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअली में क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें मास का मेजरमेंट एक्चुअली में हम करते हैं, किसमें, मास का मेजरमेंट करते हैं हम ग्राम्स में, 0.05 ग्राम्स में। इतना बात समझ आया। दैट्स वाई दे चूज्ड सीजीएस सिस्टम। लेबोरेटरी के लिए सीजीएस सिस्टम बेस्ट था। लेबोरेटरी में क्या होता है, जो मेजरिंग ट्यूब होती है, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेबोरेटरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, लेबोरेटरी में होता है रिक्वायरमेंट वी कैन से, यहाँ पे बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब की भी बात कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब यहाँ पे देखते हैं TESTTUBE, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होती है। तो उसका लेंथ क्या होता है, टेस्ट ट्यूब का लेंथ ज़्यादा में ज़्यादा सेंटीमीटर्स में होता है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में होता है या मिलीमीटर्स में होता है, ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में मीटर्स में नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना रहा है कि इसको हम एमकेएस सिस्टम में लें, यहाँ पे एफपीएस या एमकेएस सिस्टम में नहीं लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में सीजीएस सिस्टम में फॉलो करते हैं, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब की बात कर सकते हैं। यहाँ पे लेंथ का मार्किंग लगी होती है, ये आपको समझ में आता होगा, हम श्योर, ठीक है। तो लेबोरेटरी पर्पस के लिए सीजीएस वाज बेस्ट, तो उन्होंने क्या किया, सीजीएस फॉलो करेंगे ऐसा बोल दिया। लेकिन फैक्ट्री पर्पस के लिए अगर हम बात करें, फैक्ट्री के लिए बात करें, तो फैक्ट्री के लिए एमकेएस बेस्ट था। एमकेएस बेस्ट क्यों था, और एक चीज़ और बता दूं इसमें, सीजीएस इन्होंने सीजीएस तो ले लिया, लेकिन एमकेएस क्यों नहीं लिया, सीजीएस तो उन्होंने ले लिया बट एमकेएस क्यों नहीं लिया, क्योंकि एमकेएस हमको पता है कि कोई भी सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, 0.05 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली 1000 से डिवाइड करके, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है, 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा 0.00005 किलोग्राम आएगा निकल के। अब यार इतना डेसिमल निकल के आ रहा है ना कि इसकी कैलकुलेशन करना इतना डिफिकल्ट हो जाएगी, जो केमिस्ट हैं उन फिजिबिलिटी नहीं था बिल्कुल भी, ये सब डाटा को हैंडल करना इज़ नॉट ए इजी थिंग। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा यूनिट लिया, दैट इज वी कैन से सीजीएस सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया। लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट्री वाले थे, फैक्ट्री पर्पस के लिए इन्होंने बोल सकते हैं एमकेएस सिस्टम का यूज़ किया। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो इंजीनियर्स बिल्डिंग स्टीम इंजन्स, उस समय एवोल्यूशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, ब्रिजेस बन रहे थे, स्टीम इंजन बन रहे थे, रेलवेज बन रहे थे। तो सीजीएस सिस्टम को यूज़ करना वाज नॉट इजी। या सीजीएस में क्या है, लेंथ को सेंटीमीटर्स में यूज़ किया जा रहा है। अब सेंटीमीटर्स में लेंथ को मेजरमेंट करना, फैक्ट्रीज में बड़े बड़े बिल्डिंग्स को मेजरमेंट करना सेंटीमीटर फिजिबल होगा क्या, इतना बड़ा यूनिट आएगा कि कैलकुलेशन करना इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीजीएस को ना लेके उन्होंने क्या किया, एमकेएस को लिया। एमकेएस में क्या होता है, मीटर और वी कैन से किलोग्राम एंड सेकेंड, यहाँ पे लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो उसमें एमकेएस को लिया, ठीक है। यहाँ पे एमकेएस में ही क्यों लिया, क्योंकि बड़ा यूनिट्स है। इतना बात समझ में आ गया। दूसरा रीज़न नंबर ये भी है कि जो हमारे 3 सिस्टम्स ईजाद हुए, यानी कि एमकेएस, सीजीएस, और एक चीज़ मैंने अभी ऑलरेडी बता दी है, एमकेएस सीजीएस डेसिमल सिस्टम है क्योंकि ये कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल बाय द डिवीजन ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, बट एफपीएस इज नॉट वी कैन से
डेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे बात करो रीजन 2 क्या था। रीजन 2 हमारा ये था जियोग्राफिकल डिवाइड। जियोग्राफिकल डिवाइड का मतलब क्या है, वाइल मेनलैंड, यहाँ पे समझने का थोड़ा समझ लेते हैं। वाइल मेनलैंड जो था मूव टूवर्ड्स द डेसिमल बेस्ड मैट्रिक सिस्टम, यानी कि सीजीएस और एमकेएस में फॉलो कर लिया किसने, मेनलैंड यूरोप ने। लेकिन कुछ और भी थे, कुछ एरियाज और थे। ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश एम्पायर की बात करें, या फिर यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स विद स्टक विद द एफपीएस, उन्होंने एफपीएस को फॉलो किया। एफपीएस को ही फॉलो क्यों किया, वो एमकेएस सीजीएस को उन्होंने प्रेफर क्यों नहीं किया, देयर इज सम रीज़न। पहला तो रीज़न क्या था, ट्रेडिशन बोल सकते हैं, वो पहले से ही ऐसा मेजर करते हुए आ रहे थे और उन्होंने बहुत कुछ उस सिस्टम के बेसिस पे डेवलप कर रखा था। थोड़ा सा और बात बताते हैं इसके बारे में। एफपीएस सिस्टम केम फ्रॉम द एवरीडे लाइफ। एफपीएस सिस्टम एवरीडे लाइफ से आया था, कुछ ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस करके आया था। एवरीडे लाइफ यानी कि फुट क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं फुट, मैंने अभी बताया द फुट का मतलब क्या है, लिटरली द लेंथ ऑफ द ह्यूमन फुट। और ये 1 फीट की बात करें तो यहाँ पे 1 फीट की बात करें, 1 फीट इज इक्वल टू एक्चुअली में 12 इंच। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस होता है। ठीक है, ये इंचेस होता है, इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर इंचेस की बात करें, यहाँ पे इंच क्या होता है, इंच इज एक्चुअली रफली द टॉप जॉइंट और द विड्थ ऑफ द ह्यूमन थंब। ये वाला टॉप जॉइंट होता है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड 1 इंच। और 1 इंच होती है, और इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1 इंच होती है। अब बात करें यार्ड की बारे में बात करें, क्योंकि ये एक्चुअली में फुट, इंच एंड यार्ड आर इंटर कन्वर्टेबल विद सम सर्टेन नंबर्स, लेकिन ये डेसिमल नंबर्स से कन्वर्टेबल नहीं होते। ये बात समझ में आना चाहिए क्योंकि ये नॉन डेसिमल सिस्टम है। ठीक है, यार्ड की बात करें, यार्ड एक्चुअली में क्या होता है, द डिस्टेंस 1 यार्ड इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए किंग्स नोज। ये देखो यहाँ पर एक किंग है, किंग का ये नोज है। ठीक है, इस नोज से उसने सामने में एक थंब रखा, ये थंब, ये इतना डिस्टेंस एक्चुअली में क्या बोला उन्होंने 1 यार्ड बोला। तो ये डेफिनेटली वी कैन से डेली लाइफ से निकल के आया था। ठीक है, 1 यार्ड। और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस थी। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। फीट क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए, फुट का जो प्लूरल होता है फीट होता है, और यहाँ पे बोल सकते हैं डेट विल बी इक्वल टू 36 इंचेस। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और ये नॉन डेसिमल सिस्टम है, ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यार इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको, इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो 3 सिस्टम डिफरेंट हो गए, लेकिन एक कॉमन सिस्टम का नीड क्यों पड़ा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, नीड फॉर कॉमन सिस्टम। तो नीड फॉर कॉमन सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि 3 सिस्टम डिफरेंट हो गए, तो फिर भी हमको एक और सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी दैट शुड बी कॉमन इंटरनेशनली और हर जगह एक्सेप्टेड हो। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, एसआई सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, वी आर टॉकिंग अबाउट एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है अभी समझेंगे थोड़ी देर में। एसआई सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉज्ड डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड साइंटिफिक रिसर्च। ओके, हो क्या रहा था, ये एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस एक्चुअली में ट्रेडिंग में डिफिकल्टी पैदा कर रहे थे। ट्रेडिंग उस समय डेवलपमेंट हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो ट्रेडिंग या फिर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर भेजना होता था किसी भी साइंटिस्ट को किसी दूसरी जगह पे, तो वो अपने हिसाब से डाटा लेता था। यानी कि इंडिया में कोई बैठा इंसान उसको लेबोरेटरी में सीजीएस के हिसाब से लेता था, लेकिन वो लोग कुछ और ही फॉलो कर रहे होंगे। तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए एसआई सिस्टम का इजाद हुआ। तो मैं कुछ फॉर्मली चीज़ें लिख देता हूँ। डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कॉज डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन। पहला रीज़न क्या था, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी हुआ, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी हुआ। दूसरा रीज़न क्या था, ट्रेडिंग में डिफिकल्टी हुआ। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस की बात हो रही है, पैसा, मोटा पैसा। ठीक है, और तीसरा क्या था, साइंटिफिक रिसर्च में भी इशू हुए, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में भी काफ़ी सारे इशू हो रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था एक्चुअली में, ये तीनों चीज़ों की वजह से एक्चुअली में हो क्या रहा था, इन 3 सिस्टम्स की वजह से, यूज़ करने की वजह से कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा था। कन्फ्यूज़न किस में हो रहा था, कन्फ्यूज़न इन इंटरनेशनल ट्रेड। पहला तो रीज़न बोल सकते हैं कन्फ्यूज़न इन इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि एक देश के दूसरे देश से जो ट्रेडिंग का जो सिस्टम था उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था। कोई कुछ मेजरमेंट कर रहा था, सामने वाला कुछ और ही समझ रहा था, क्योंकि एक कॉमन सिस्टम था ही नहीं मेजरमेंट का। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में एरर होने लग गई, एरर्स
इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस होने लग गई, क्योंकि एक सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं ये लोग सारे लोग, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था, डाटा ट्रांसफ़र करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। डाटा डिफ़िकल्टी इन शेयरिंग साइंटिफिक डाटा, डिफ़िकल्टी इन शेयरिंग साइंटिफिक डाटा, तो शेयरिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था, शेयरिंग ऑफ डाटा अमंग द साइंटिस्ट अमंग बिटवीन 2 कंट्रीज और 3 कंट्रीज थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था, एरर्स हो रहे थे, कन्फ्यूज़न हो रहा था और शेयरिंग नहीं हो पा रही थी। फॉर एग्जांपल इफ़ ए साइंटिस्ट इन इंडिया में बात करें, मेजर्स द लेंथ इन मीटर, और यहाँ पे अनदर इन यूएसए वो फीट में मेजर कर रहा है, फीट या फुट में मेजर कर रहा है, तो कंपैरिजन डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि कंपैरिजन बिकम्स डिफिकल्ट अनलेस ए कॉमन यूनिट इज यूज्ड। एक कॉमन यूनिट यूज करने यहाँ पे यूज करने का आवश्यकता था, ठीक है। हैंस ए यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज रिक्वायर्ड। यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बोलते थे हम एसआई सिस्टम, जो एक्चुअली में जिसका रिक्वायरमेंट पड़ा हमको। इतनी बात समझ में आ गई। दिस लीड टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एसआई सिस्टम, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एसआई सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रहा है हमने वो भी समझ लिया, और भी चीज़ें जो हमने समझनी थी वो भी समझ ली कि सीजीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है। फिर उसके बाद में और भी चीज़ें हुई कुछ चीज़ें, ठीक है। तो सीजीएस और एमकेएस एक्चुअली में क्या थे, सीजीएस और एमकेएस एक्चुअली में थे डेसिमल सिस्टम्स, क्योंकि इनका कन्वर्जन इंटरनल कन्वर्जन ईजी था, 10 के मल्टीपल से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना था और एक दूसरे में कन्वर्टेबल थे, ठीक है। लेकिन एफपीएस सिस्टम जो था अकेला पड़ गया। एफपीएस सिस्टम क्या था एक्चुअली में, अकेला पड़ गया, क्योंकि इसका कोई ये डेसिमल सिस्टम नहीं था। दिस इज नॉन डेसिमल सिस्टम, नॉन डेसिमल सिस्टम, ठीक है, नॉन डेसिमल सिस्टम था। तो यार ये बिल्कुल सिंगल पड़ गया, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज कर लिया गया, सीजीएस और एमकेएस को एक, और उससे क्या बना, उससे एसआई सिस्टम बना, ठीक है, एसआई सिस्टम बना और एफपीएस अकेला रह गया, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, ठीक है। और एमकेएस और सीजीएस में एमकेएस और सीजीएस को ऐसे ही सिस्टम में अपग्रेड करने का रीज़न सिर्फ ये था कि प्रैक्टिकलिटी इन कैलकुलेशंस में प्रैक्टिकलिटी थी, एडवांटेज ऑफ पावर 10 टू द पावर, यानी कि क्या हो रहा था, सपोज यहाँ पे कहीं पे 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर को सपोज हमको 1 मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्चुअली में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 टू द पावर 2 आपको समझ में आ रहा होगा, ये रिप्रेजेंटेशन होता है बड़े नंबर्स को एक साथ में रखने का, ठीक है, 10 टू द पावर 2। तो यहाँ पे देख रहे हो, इसको डिवाइड करना बहुत आसान है, वी कैन राइट दिस एज, इसको इसमें कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, डेट विल बी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2, या फिर बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर निकाल सकते हैं, METER। तो ये कितना इजी है। तो ये एक्चुअली में पावर्स यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी इन कैलकुलेशंस में इजी हो गया, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ डाटा लेता हूँ और आपको थोड़ा सा और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे देखो कुछ प्रैक्टिकल कन्वर्जन्स हैं। यहाँ पे देखो कि हमको पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर एक्चुअली में 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, MM के बराबर होता है, 10 MM के बराबर होता है। तो ये कन्वर्जन बहुत ही ईजी था, बिकॉज दीज आर डेसिमल सिस्टम, ठीक है, डेसिमल सिस्टम है। सीजीएस का एमकेएस में कन्वर्जन काफ़ी इजी था। तो इन दोनों को एक मर्ज करके एक नया सिस्टम बना दिया गया, डेट वॉज कॉल्ड एसआई सिस्टम, जिसमें भी इंप्रूवमेंट होते रहे ओवर द टाइम, लेकिन एफपीएस सिस्टम को अकेला छोड़ दिया गया, एफपीएस सिस्टम अकेला रह गया। और एफपीएस सिस्टम को आज के दौर में कौन यूज़ करता है, यूके, या फिर बोल सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर, BRITISH, ब्रिटिश एम्पायर, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, यूएसए भी इसी सिस्टम को फॉलो करता है। इनका यहाँ पे अटकने का रीज़न ये था कि इंडस्ट्रियल मोमेंटम क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वंस द यूएस और यूके ने क्या किया, अपने ऑलरेडी सिस्टम को लॉक कर दिया था। उन्होंने बहुत सारा इंडस्ट्रियल मीन वी कैन से डेवलपमेंट कर लिया था। उन्होंने क्या किया था, पाइप्स बना रखे थे, स्क्रूज बना रखे थे, और उनके डायमीटर्स को रेल्स के गेजेस बना रखे थे ऑलरेडी बेस्ड ऑन एफपीएस सिस्टम। एफपीएस के सिस्टम के बेसिस पे उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर रखी थी, और अपने इंडस्ट्री में जितने भी जो कास्टिंग या फिर बहुत सारी हमारी जो बनाने की यूनिट्स थी ना,
सॉरी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स थी, उन्होंने उनको ऑलरेडी फिक्स करके रखा होता है बेस्ड ऑन द एफपीएस। तो उनको एफपीएस से सीजीएस और एमकेएस या फिर एसआई सिस्टम में जाना थोड़ा डिफिकल्ट था, काफ़ी डिफिकल्ट था। सो वंस द यूएस एंड यूके बुल्ट देयर एंटायर, यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, वंस द यूएस एंड यूके बुल्ट देयर एंटायर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्क्रू बना दिए, पाइप्स बना दिए, रेल्स बना दिए, यूजिंग इंचेस एंड फीट, स्विचिंग टू डिफरेंट सिस्टम वॉज डिफिकल्ट, बहुत एक्सपेंसिव भी था और डिफिकल्ट भी था। इसीलिए एमकेएस और सीजीएस क्या क्या हुआ, मर्जर हो गया और एफपीएस बेचारा अकेला रह गया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब यार एफपीएस अकेला रह गया, ठीक है। तो एफपीएस एक्चुअली में नॉन डेसिमल सिस्टम था, ये भी आपको समझ में आ गया। मैंने आपको कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे भी दोबारा दे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे कन्वर्जन देखो कितना डिफिकल्ट है। अगर हम बात करें 1 माइल की, 1 माइल इज इक्वल टू कितना है, 1760 यार्ड, 1 यार्ड 3 फीट होता है। ये एक्चुअली में नॉन डेसिमल है, दिस इज नॉन डेसिमल। तो इसके कन्वर्जन्स एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट थे, ठीक है। तो आप एक एक्टिविटी देख सकते हो, इन एक्टिविटी लेट्स कंपेयर मटेरियल। तो यहाँ पे मटेरियल क्या है, रूलर मार्क इन इंचेस एंड सेंटीमीटर। एक लेंथ को हमें 2 रूलर्स से कंपेयर करना है, तो देखते हैं उनमें कंपैरिजन में क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है। सेंटीमीटर का एक रूलर है जिसपे सेंटीमीटर्स लगे हुए हैं, एक रूलर है जिसपे इंचेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि क्या उनमें कुछ रिलेशन आता है। वो रिलेशन जो होगा वो नॉन डेसिमल होगा, यानी 10 का मल्टीपल नहीं होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है रैंडम, ठीक है। सो मेजर्स द लेंथ ऑफ द बुक यूजिंग बोथ सेंटीमीटर एंड इंचेस, ठीक है। कंपेयर द वैल्यूज एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन दैम। तो ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो, इजी है। बुक का लेंथ मेजर करना है सेंटीमीटर स्केल से और इंचेस स्केल से, और कंपैरिजन करना है कि कितना कोई रिलेशन है इन दोनों स्केल्स में, कोई रिलेशन ही नहीं है। इसी वजह से वो एफपीएस सिस्टम में अटक के रह गए, यूएस और यूके, ठीक है। बाकी अपना सीजीएस यानी कि एसआई सिस्टम में फॉलो कर रहे थे सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी वजह से एसआई सिस्टम इवेल्युएट हो गया, और एसआई सिस्टम इवेल्युएट होने के बाद में फिर तो हमारी चीज़ें काफ़ी ईजी होगी, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज द मॉडर्न यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बनाए इसलिए ताकि ट्रेडिंग ईजी हो जाए। देखो ये एफपीएस था जो ब्रिटिश इंजीनियर्स ने अपना फॉलो कर लिया और यूएसए ने फॉलो कर लिया। सीजीएस ने क्या किया, इसको हम गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, और ये किसने फॉलो किया, लेबोरेटरी वाले ने, ठीक है। एमकेएस किसने फॉलो किया था, फैक्ट्री वाले वर्कर्स ने। और इंटरनेशनल सिस्टम किसने फॉलो किया, सभी ने फॉलो किया एक्सेप्ट यूके एंड यूएस। इतना समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसआई जो हमारा क्या था, इंटरनेशनल वी कैन से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, एसआई सिस्टम की बात करें, तो इसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। पहला क्या, लेंथ है, जिसमें लेंथ को मीटर से मेजर किया जाता था, मास को किलोग्राम में, एंड टाइम को सेकंड में, एंड टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता था। ये नया है आपके लिए, केल्विन के बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, केल्विन में, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट को एम्पियर, ये डेवलपमेंट होता रहा है, ठीक है, एम्पियर में। और यहाँ पे इस एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, इसका CD सिंबल होता है, देख पा रहे हो, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में या फिर मोल में, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप ये देखो, यहाँ पे मैंने जो चीज़ें अभी बताई, ये केल्विन है, ये केल्विन यानी टेम्परेचर है, और ये क्या है, ये है करंट एम्पियर, ये मोल है यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें, और ये मास का यूनिट है किलोग्राम, और ये लेंथ का यूनिट मीटर। ये सब एक्चुअली में बेस्ड ऑन एसआई सिस्टम है, ठीक है। एसआई सिस्टम के बेसिस पे इनके यूनिट्स हैं। दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन द एसआई सिस्टम, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट जो होता है इन यूनिट्स के मेजरमेंट के बेसिस पे ही होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम क्या था, सबसे पहला क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। दूसरा क्या है, इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड है। और तीसरा क्या है, बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम मैंने बोला, सीजीएस और एमकेएस डेसिमल सिस्टम है। स्पीड ऑफ व्हीकल, एग्जांपल देखें, स्पीड ऑफ व्हीकल इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। इनको इंटर कन्वर्जन ईजी है क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम से, ठीक है। इनका इंटर कन्वर्जन ईजी है क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम से, और एसआई बेसिस पे इनका कन्वर्जन किया जा सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। हम देखेंगे कन्वर्जन, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ठीक है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये वाला चीज़ देखो कि मेडिशंस आर मेजर्ड इन मिलीग्राम्स, ठीक है। मिलीग्राम्स को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर डेसिमल सिस्टम्स, ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम्स के बेसिस पे ही हम कर सकते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम क्या है, डेसिमल सिस्टम है, और ये CGS और MPS यूनिट्स सिस्टम्स का मर्जर है और अपडेटेड वर्जन है, और FPS अकेला रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे सम बेसिक कन्वर्जन्स हैं जो आपको समझना पड़ेंगे। सबसे पहले लेंथ का बेसिक कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ अक्रॉस मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम क्या होता है? मैट्रिक्स सिस्टम वो होता है जिसमें कन्वर्जन के लिए 10 के मल्टीपल्स को या तो डिवाइड करना पड़ता है या मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1 मिलीमीटर की बात करें, तो 1 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली में 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस 10 से डिवाइड कर देना तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अगर हम बात करें यहाँ पे मीटर लगा देना है, या फिर देखो यहाँ पे मिली, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे समझने की बात है। तो देखो यहाँ पे मिलीमीटर की जगह मिलीग्राम भी हो सकता है, सेंटीमीटर की जगह सेंटीग्राम भी हो सकता है, डेसीमीटर की जगह डेसीग्राम भी हो सकता है। और मतलब समझ लो, लेंथ को भी मेजर कर सकते हो और लेंथ का भी कन्वर्जन कर सकते हो और मास का भी कन्वर्जन कर सकते हो यूजिंग दिस सिंपल डेसिमल कन्वर्जन्स। पहला क्या है, यहाँ पे मिली को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? मिली। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो मिली सेंटीमीटर या मिलीमीटर या फिर मिलीग्राम्स तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिलीमीटर छोटा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है, तो एक्चुअली में 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगेन सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा होता है। तो ये एक्चुअली में मैंने क्या करके रखा हुआ है, सबसे छोटे से ये छोटा है सबसे, और ये सबसे बड़ा है, किलो वाला सबसे बड़ा है एज पर आवर सिलेबस। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, सिलेबस के हिसाब से ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। डेसीमीटर को क्या, अगर हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, बेस यूनिट क्या हो सकती है? मीटर हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिली, यहाँ पे मैं मीटर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मीटर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मीटर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी मीटर लिख दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड। अब इसमें इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 1 डेका को 1 हेक्टो में 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। 1 हेक्टो को 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। इतना बात समझ में आ गया? अब इसका उल्टा करें, 1 किलोमीटर को हेक्टो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि बड़े से छोटा जा रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़े यूनिट में ज़्यादा यूनिट निकलेंगी छोटे यूनिट्स की ना, तभी तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ कन्वर्जन के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ कन्वर्जन के लिए अगेन 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ कन्वर्जन के लिए अगेन 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही कन्वर्जन के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे। सपोज मेरे पास है, एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, सपोज 2 मिलीग्राम है, 2 मिलीग्राम है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन बड़ा है, मिलीग्राम बड़ा, मिलीग्राम बड़ा है कि किलोग्राम बड़ा है? किलोग्राम बड़ा है ना। तो एक्चुअली में मिलीग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको कहाँ तक जंप करना पड़ेगा बताओ? मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मिलीग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितना जंप करना पड़ेगा? यहाँ पे नोटिस करो, पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा फाइनली। तो 6 टाइम्स एक्चुअली में कन्वर्जन करना पड़ेगा हमको। एक्चुअली में मिलीग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 से कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा बता सकते हो? 10 से 6 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम यहाँ पे बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई कितना, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा? 1/10, और वो भी 6 टाइम्स। 10 10 10 10 10 कितनी बार हो गया? 6 टाइम्स हो गया। तो ये एक्चुअली बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कितने 6 जीरोज हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 10⁻6 बोल सकते हैं, ठीक है, किलोग्राम। और इसको हम थोड़ा रिवर्स करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 किलोग्राम हो सकता है, ठीक है। तो कितना ईजी है कन्वर्जन,
मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना ईजी है। हायरार्की आपको देखना पड़ेगा कितनी बार कन्वर्जन्स के लिए कितना करना पड़ेगा आपको। मिली, सेंटी, डेसी, बेस यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो, ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली मिली कन्वर्जन्स आप रट सकते हो, लेकिन अगर आप इस सेंस में जाओगे ना तो आपको ईजी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, लेते हैं। सपोज यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दूसरा, कहीं पे लिखा हुआ है 3 डेका मीटर, डेकाग्राम लिखा हुआ है, DAG देख पा रहे हो, डेकाग्राम। इस डेकाग्राम को हमको कन्वर्ट करना है डैश डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है। डेसीग्राम, DC ये है D, डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, डेका से आपको किधर जाना पड़ेगा, कितनी बार जाना पड़ेगा आप बता सकते हो, उल्टा जाना पड़ेगा। डेका से इधर में जाना पड़ेगा, वन बार कन्वर्जन, तो सेकेंड बार कन्वर्जन, तो 2 बार कन्वर्जन करना पड़ेगा। और बड़े से छोटा जानते वक्त में, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये एक्चुअली बड़ा है ना, तो बड़े से छोटा में कन्वर्ट करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 3 × 10 और ये 10 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार कन्वर्जन हो रहा है। तो ये बन जाएगा 300 बोल सकते हैं डेसीग्राम, यानी कि 3 डेकाग्राम इज इक्वल टू 300 डेसीग्राम। इतना समझ में आ गया, कितना ईजी है। सो सेम कन्वर्जन यहाँ पे मैंने टाइम का रखा हुआ है। टाइम में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, हम एक्चुअली में सेकंड होता है, फिर उसके बाद में मिनट होता है, उसके बाद में आवर्स होता है, फिर डे होता है, फिर उसके बाद में वीक होता है बोल सकते हैं, फिर मंथ, फिर ईयर। तो कन्वर्जन कैसे होगा, सेम कन्वर्जन है। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक्चुअली में 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 डे में कितने वीक्स होते हैं, तो एक्चुअली में 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। और यहाँ पे वीक से मंथ में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो हमको एक्चुअली में 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे कन्वर्जन के लिए 1 ईयर में कितना मंथ होते हैं, 12, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। और कभी उल्टा करना पड़ जाए आपको, उल्टा करने का मतलब सोचो, अगर आपको ईयर से मंथ में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे कन्वर्ट करना है ईयर में, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वीक को डेज में कितना, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डेज को आवर में कन्वर्ट करना है, तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा देख पा रहे हैं ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि टेबल कैसा है, हायरार्की कैसा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि अगर आपसे कुछ कभी पूछा जाए, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 9 किलोमीटर पर आवर, इसको 9 किलोमीटर पर आवर का मतलब वो लिख सकते हैं, 9 किलोमीटर पर आवर का मतलब डिवाइडेड बाई आवर, आवर का मतलब 1 आवर होता है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको 9 किलोमीटर पर आवर, तो 9 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर, इसका मतलब ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 9 किलोमीटर डिवाइडेड बाई वी कैन से 1 आवर। इतना समझ में आ गया। अब 9 किलोमीटर को हमको क्या कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कन्वर्जन देखो, हमारा कन्वर्जन क्या था, हमारा ये एक्चुअली कन्वर्जन था ये वाला। इसको मैं देखो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसी, बेस यूनिट। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जन है किलो से लेके हमको डायरेक्टली बेस यूनिट में जाना है। हमको एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक जाना है। 1 किलोमीटर को मुझे डायरेक्टली बेस यूनिट पे जाना है, बेस यूनिट मतलब मीटर में जाना है। तो मुझे कितने जंप करने पड़ेंगे, 3 जंप करने पड़ेंगे, 1 2 3। यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला हमारा हो जाएगा 1, दूसरा 2, तीसरा 3 जंप हो जा रहे हैं। इतना समझ में आ गया। तो इतना समझ में आ गया, तो हमको एक्चुअली में 10 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े से छोटा जा रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्चुअली में 9 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। इतना समझ में आ गया। और ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये 1 आवर में कितने हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना। सोचो 1 आवर हमारा ये है, आवर को सेकंड में जाने के लिए कितनी जंप करनी पड़ रही है, 1 2 जंप करनी पड़ रही है। और 2 जंप कैसी है, एक्चुअली में 60 से मल्टीप्लाई की 1 जंप और 60 से मल्टीप्लाई की 2 जंप, ठीक है। तो एक्चुअली में हमको 2 बार एक्चुअली में 1 मल्टीप्लाई बाई 60 करना पड़ेगा। और ये क्या बन जाएगा, एक्चुअली में ये बन जाएगा सेकंड। इतना समझ में आ गया आपको। अगर इतना समझ में आ गया तो हमारा कन्वर्जन भी हो गया है, ठीक है। तो दैट विल बिकम
9, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 0 चला जाएगा तो ये बन जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, इतना क्लियर है? तो इतना और ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया? तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 3 यहाँ पे बोल सकते हैं 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 3 जा 9, 30 हो गया। और ये क्या बन जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा, और यहाँ पे 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 5 डिवाइड बाई 2, या फिर बोल सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया? तो कन्वर्जन कितना इजी है, आपने ये देखा कि हम कैसे हायरार्की है, जितना जंपिंग करना पड़े उतना ही बार मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। इतना समझ में आ गया? तो हमने बेसिक कन्वर्जन्स देख लिए, हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख लिए, और हमने क्या देखा, हमने ये एक्चुअली में चारों सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखा हमने बहुत अच्छे से। इसमें से 2 तो एक्चुअली में डेसिमल सिस्टम थे, और ये बचा हुआ एक्चुअली में क्या था, नॉन डेसिमल सिस्टम था। डेसिमल सिस्टम को मर्ज करके ऐसा सिस्टम बना दिया गया नया, और ये FPS अकेला रह गया, जो US और UK अकेले ही बेचारे दोनों अपने अलग हो गए, और बाकी जो मेनलैंड के जो यूरोप के पोर्शन था, या फिर हम बोल सकते हैं हम अपनी बात करें, इंडियंस की भी बात करें, तो ये ऐसा ही सिस्टम फॉलो करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन में इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ थ्योरी कंप्लीट हो गया है, और ये कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कशन कर लिया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।